Welcome back to our channel. We were discussing the act of our syllabus, and today we are going to talk about the act called Payment of Bonus Act 1965. पहले हम समझते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया क्यों और बोनस होता क्या है। बोनस क्या होता है? जो आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा मिलता है। अगर मान लीजिए किसी ईयर आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो और उस कंपनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है या फिर उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हुआ है, तो उसकी लाइबिलिटी होती है। वो लाइबल होता है कि उसको अपने हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को बोनस देना चाहिए, क्योंकि समवेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो वर्कर्स ही होते हैं, एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो उनका राइट होता है उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के शेयर पे। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि हाँ, उस साल या फिर इस साल प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो हमें देना चाहिए, इसी पार्ट को जो एडिशनल होता है, जिसमें कुछ पे मतलब आप कुछ किए तो नहीं होते हो, काम एक्स्ट्रा काम नहीं किए होते, बट आपको पे किया जाता है, उसे हम बोनस कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या थी। फर्स्ट टाइम इन अ टेक्सटाइल मिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेयर 10% वॉर बोनस इज पेड इन 1917। तो फर्स्ट टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल के मील में पहली बार बोनस दिया गया था। जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चला तो पहली बार बोनस प्रोवाइड किया गया था। उसे हम वॉर बोनस के नाम से जानते हैं। वो जो टाइम पे बोनस प्रोवाइड किया गया था वो वॉर बोनस था। वॉर बोनस कितना दिया गया था? 10% दिया गया था। और जितने भी एम्प्लॉयज़ को दिया गया था उनकी सैलरी का 10% उन्हें एज अ बोनस प्रोवाइड किया गया था, और उस बोनस को वॉर बोनस बोला जाता है। किस ईयर में दिया गया था? 1917 में, और उस टाइम वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? अपील टू राइज द फॉर्मूला वॉज मेड इन 1959। तो एक पील आई, एक आया कि अब तो बोनस का जो एक्ट है वो लेजिस्लेशन में आना ही चाहिए। तो वहाँ से आपकी कमिटीज़ बैठना स्टार्ट हुई, इसके बारे में चर्चाएं हुई, काफ़ी साल तक ये चला है। फिर 1965 में ये एक्ट फाइनली हमारे इंडिया में आ गया था, और इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 25 सितंबर 1965 में। मतलब कि हमारे इंडिया में ये एक्ट 1965 25 सितंबर से लग गया था। कहाँ कहाँ ये एक्ट लगता है? ये एक्ट ऑल ओवर द इंडिया लगता है, इवन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते हैं, जैसे आपका पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट हो गया, बट ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते। बट ये जो एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर में लगता है। स्टार्टिंग में तो नहीं लगता था, पर अमेंडमेंट आई थी 1970 में, तो 1970 से जम्मू एंड कश्मीर में भी लगने लगा। अब कब लगेगा, किस किस एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है वेयर 20 और मोर वर्कमैन इज एम्प्लॉयड। जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड होंगे वहाँ पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा। कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है वहाँ पे वो एक्ट लग रहा है। इट अप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट 40% ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय सीजी और एसजी। वो पब्लिक सेक्टर के इस्टेब्लिशमेंट पे भी लगेगा। वो जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिड अंडरटेकिंग होती है, सॉरी, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है, उसमें उनका अगर शेयर 40% है, 40% से ज़्यादा भी है, तो उस इस्टेब्लिशमेंट पे भी लगेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इस अगर मान लीजिए किसी इस्टेब्लिशमेंट में 10 से 19 लोग हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस इस्टेब्लिशमेंट में भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं जहाँ पे 20 से कम लोग हैं। क्योंकि इस एक्ट में तो लिखा है उसी इस्टेब्लिशमेंट पे लिखे लगेगा जहाँ पे 20 लोग हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके स्कोप को एक्सटेंड किया जा सकता है। और कैसे किया जाएगा? गिवन 2 मंथ प्रायर नोटिस कैन अप्लाई बोनस एक्ट। 2 महीने की प्रायर नोटिस देने के बाद ऑफिशियल गैजेट में आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्लाई कर सकता है उस इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 10 से ज़्यादा और 19 से कम या फिर 19 लोग होंगे, मतलब 20 लोग नहीं होंगे, वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ये जो ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जो आपके
लाइक कॉमनली वर्क नहीं करते, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे नेट के एग्ज़ाम में या फिर मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन जाते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से दीजिए कि कितने मंथ लगे, प्रायर नोटिस कितने मंथ का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर रखिए। अब कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय ऑफ द जनरल इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, LIC, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट, लोकल बॉडीज़, मतलब ये जितने भी लोग आपकी गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं, जो आपके गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, बट उनको बोनस दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं हो रहा तो उनको बोनस नहीं दिया जाएगा, उनको बोनस दिया जाता है, उससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेमेंट कहते हैं। वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या होता है, वो ऑबलाइज्ड नहीं है, मतलब वो लाइबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको पेमेंट करना ही होगा, किसी ने बाउंड किया है, वो बाउंडेड नहीं है, बट स्टिल वो पे कर रहे हैं, तो उस पेमेंट को हम एक्स्ट्रा पेमेंट में लाएंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर, उसको हम लोग पहले कंसिडर करते हैं। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, इन रिलेशन टू कॉरपोरेशन द ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच बुक एंड अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेशन आर टू बी क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड। कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो ईयर एंडिंग, जब साल का एंड होता है, जिस टाइम पे आपके सारे जितने भी आपके अकाउंट्स बुक होते हैं, आपका जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं और बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसी को हम अकाउंटिंग ईयर कहेंगे। वैसे तो अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसी टाइम को, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपका जो सारे बुक्स थे वो क्लोज हो चुके होते हैं और नई बुक्स आप स्टार्ट करते हो, तो उसी टाइम को हम अकाउंटिंग ईयर कहेंगे। इन रिलेशन टू द कंपनी द पीरियड ऑफ respect of which any profit and loss account of the company lied before its annual general meeting is made up, whether the period is year or not। कंपनी के केस में क्या होगा, द पीरियड इन विच रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा जनरल एनुअल जनरल मीटिंग को दिखाने के लिए, मतलब कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसी टाइम पे, मतलब कि आपका जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाता है उसके बाद आपका ईयर वहाँ पे फिनिश हो जाता है, वहाँ एंड हो जाता है, रिगार्डलेस एक साल हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए इसमें एकदम क्लियरली लिखा है, इन रिलेशन टू द कंपनी द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी लेड बिफोर इट इन एनुअल जनरल मीटिंग इज मेड अप वेदर द पीरियड्स। तो आपका पीरियड ख़त्म हुआ है साल का या ना ख़त्म हुआ हो, बट अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करके आप वहाँ पे वो शो करते हो तो वो मान लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर इतना था आपका। In the other case, a year commencing on the 1st of April, if the account of the establishment maintained by the employer thereof are closed and balanced on any day other than 31st day of a March, then the option of employer the year ending of the day on which the account are closed and balanced। तो ये कह रहे हैं, या फिर अदर केसेस में आप वो वाला रूल फॉलो कर लीजिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अगर आप वो नहीं फॉलो कर रहे हो तो जिस टाइम आप अपने बुक्स को चेंज कर रहे हो, सारे बुक को क्लोज कर रहे हो, अकाउंट क्लोज कर रहे हो, उस टाइम पे आपका हम अकाउंटिंग ईयर मान लेंगे। तो ये 3 केसेस थे, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब सैलरी और वेजेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप हर एक एक्ट का, अगर वो वेजेस या फिर पेमेंट से रिगार्डिंग है, तो आप वेजेस के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या नहीं इंक्लूड हो रहा है, दोनों बातें आप ध्यान से पढ़िए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं ऐसे और आते ही हैं, तो आप इसको देख लीजिए। वेजेस और सैलरी में क्या होता है, सारे रेम्यूनरेशन होते हैं, इवन आपका डियरनेस अलाउंसेस भी होता है, पर ओवर टाइम नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सारे रेम्यूनरेशन मतलब बेसिक वेजेस आ जाएंगे, प्लस डीए भी आ रहा है, बट ओवर टाइम ऐड नहीं होगा जब बोनस का कैलकुलेशन हम सैलरी में करेंगे तब। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है उसको देखते हैं।
any other allowances which the employee is for time being entitled to। कोई भी अदर अलाउंसेस जिसमें आपका जो एम्प्लॉई है उसके टाइम को आप नहीं यूज़ कर रहे हो, लाइक आप कन्वीनियंस अलाउंस दे रहे हो, ट्रैवल अलाउंस दे रहे हो, वो द वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमिनिटी और any services or any concessional supply of a food grain or other articles। मतलब जो एडिशनल आप उसको देते हो, लाइक उसके लिए, उसकी लाइट के लिए, उसके वाटर के लिए, सप्लाई ऑफ लाइट के लिए, इवन आप उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप खाने का खर्च दे रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी आप उसके लिविंग के लिए आप उसको पे कर रहे हो उसके यूसेस के अकॉर्डिंग, तो वो भी ऐड नहीं होगा। ट्रैवलिंग कंसेशन भी ऐड नहीं होंगे, कोई बोनस नहीं होगा इंक्लूडिंग इंसेंटिव प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस बोनस। ये जो एडिशनल बोनस दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो भी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन पे बाय पेबल ऑफ द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आप जानते हो, पीएफ की हो गई, पेंशन्स की हो गई, ईएसआई की हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपका इसमें ऐड नहीं होगा। एनी कमीशन पे टू द एम्प्लॉय, कोई भी अगर कमीशन मिलता है, मान लीजिए उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया है या फिर कोई बिजनेस ले आया है, एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, उस कंडीशन पे उसको जो कमीशन मिलता है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेम्यूनरेशन डीए इंक्लूड होता है, ओवर टाइम नहीं होता है, और सारी चीज़ें भी जो जो नहीं होती हैं वो क्या क्या हैं, कोई भी अलाउंसेस, कोई भी आप अकोमोडेशन के लिए भी अगर उसको पे करते हो, उसकी लाइट वाटर फूड के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हो, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन उसका रिगार्डिंग आपका पेंशन हो सकता है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है, वो आप इवन रिटेंच कंपनसेशन या फिर ग्रेजुटी देते हो वो भी नहीं होगा, और कमीशन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें नहीं आती हैं। अब एम्प्लॉय कौन होता है? एनी पर्सन अदर देन द अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी और वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 per month in any industry to do skill, unskilled, manual, clerical, supervisor, managerial and technical work for hire and reward। तो जो एम्प्लॉय होते हैं उसकी जो सैलरी है 21,000 से कम होनी चाहिए। मतलब जो वेज सीलिंग है इस एक्ट के अंदर वो 21,000 है। अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर बोनस आपको दिया जाता है तो ये एक्ट में कवर नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा बोनस होगा जिसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल या फिर बाउंड नहीं है। तो 21,000 वाले के ऊपर जो होंगे उनको नहीं मिलेगा, बट जो 21,000 के अंदर आएंगे उनको बोनस मिलेगा। अवार्ड मीन्स क्या होता है? Award mean an interim or a final determination of any industrial dispute or any question regarding thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal constituted under the Industrial Dispute Act 1947 by any other authority constituted under the corresponding law relating to the investigation and the settlement of the industrial dispute in the force of the arbitration made on। आई थिंक ये समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट स्टिल अवार्ड क्या होता है? जब भी कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पूरा एक सीरीज़ बनाई है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने उसमें कई बार बताया कि अवार्ड क्या होता है। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो आप अपने डिस्प्यूट को लेके किसी मशीनरी के पास जाते हो, मतलब किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। बहुत सारे उसके चॉइसेस होते हैं कि आप कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन जा सकते हो, लेबर कोर्ट में जाता है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल में जाता है, कहीं भी आपका जाए, वहाँ से जो कंक्लूज़न निकलता है आपके डिस्प्यूट का उसे हम अवार्ड कहते हैं। यही इसका मतलब होता है। और इसका जो आईडी एक्ट में ही जितने भी मशीनरीज होती हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डील करती हैं, वो आईडी एक्ट में आपके कंस्टिट्यूट होते हैं। अब एम्प्लॉयर कौन है इसके उसमें? फैक्ट्री ओनर, ऑक्यूपायर और मैनेजर और एजेंट। फैक्ट्री का जो ओनर होता है या फिर उसका ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर या फिर एजेंट। अदर पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कोई और पर्सन अगर ये सब नहीं है तो जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल होगा वो उसका एम्प्लॉयर बन जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है बोनस की, कि आपको बोनस कब मिलेगा?
फर्स्ट थिंग बता दिए, आपके इस्टेब्लिशमेंट में बोनस एक्ट तब लगता है जब आपके इस्टेब्लिशमेंट में लाइक 20 से ज़्यादा लोग होंगे। फर्स्ट थिंग हो गया, अगर 20 से कम लोग हैं और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट वो लगे, तो वो 2 महीने के प्रायर नोटिस देके आप पे लगवा सकता है। ये दो बात क्लियर हो गई। तीसरी बात थी कि जो सैलरी है वो 21,000 से कम होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की। इस्टेब्लिशमेंट पे तो लग गया, अब किस किस एम्प्लॉय पे लगेगा? वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 से कम हो। अब 21,000 से कम आपकी सैलरी है, बट आपको एटलीस्ट 30 डे आना चाहिए उस अकाउंटिंग ईयर में। मान लीजिए आप किसी स्टैब्लिशमेंट में आप ज्वाइन किए हो, तो एटलीस्ट उस साल आपको 30 दिन अगर आप गए हो वहाँ पे काम किए हो, तभी आपको उस साल का बोनस मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? सैलरी का जो वेजेस सीलिंग थी। सेकंड कंडीशन ये हो गई, ये तो मैंने लिखा ही है, सैलरी शुड नॉट बी लेस देन 21,000 से लेस होनी चाहिए आपकी सैलरी, और 30 डेज आने चाहिए। ये दो कंडीशन है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब मिनिमम बोनस क्या क्या कितनी दी जाती है? अगर वो जो बच्चा है या फिर जो पर्सन है, जो एम्प्लॉई है, उसकी एज बिलो 15 है, मतलब होते हैं चाइल्ड लेबर भी होते हैं, मैंने बताया था चाइल्ड लेबर भी वर्क करते हैं। तो अगर मान लीजिए उसकी एज जो क्या कहते हैं 15 ईयर से कम है, तो उसकी जो वेजेस होगी, उसकी नहीं सॉरी उसका जो बोनस होगा, वो बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे मिनिमम बोनस उसे कितनी दी जा सकती है? एक आपका लिमिट होगा ना, पता चला आपने 10 रुपये थमा दिया, जाओ तुम्हारा बोनस हो गया, तो ऐसा ना हो, इसलिए मिनिमम बोनस भी इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि मिनिमम बोनस क्या होता है। मिनिमम बोनस एक चाइल्ड के लिए कितना होगा? 33% ऑफ द सैलरी, जितनी भी उसकी सैलरी है उसका 33% या फिर 60 रुपीज़, विच एवर इज़ हायर। तो आप मिनिमम बोनस ऐसा नहीं 10 रुपये दे के किसी को हटा दो, आप या फिर उसकी सैलरी का 8.33% निकालो, या फिर उसको 60 रुपी, जो भी इन दोनों में से कंपेयर कर लो। अगर मान लीजिए किसी की सैलरी का 8.33% आपका 50 रुपये आता है, और या फिर 60 रुपी, तो उसको अब 60 रुपी पे करो, क्योंकि विच एवर इज़ हायर, अगर उसका जो एज है वो 15 से कम है। अगर वो एम्प्लॉयज़ की एज 15 से ज़्यादा है, तो मिनिमम अमाउंट आपका 8.33% होगा, या फिर उसको आप 100 रुपये दोगे, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होगा। मैक्सिमम बोनस कितनी दी जाती है? 20% ऑफ सैलरी। तो आप किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा बोनस भी नहीं दे सकते। आपका ये फेवरेट एम्प्लॉय तो आपने उसको 50% बोनस दिया, नहीं। मैक्सिमम बोनस भी आपका डिफाइन है, जिसे हम 20% ऑफ सैलरी कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे होगा? व्हेन अ सैलरी बिलो देन 7,000, अगर देखिए आपको समझ आ गया कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ बोनस को लेने के लिए, सबको पता है आप एलिजिबल हो, आप 30 डेज आए भी हो, आपकी सैलरी 21,000 से भी कम है, तो आप 15 से ज़्यादा भी हो, कुछ भी हो, 15 से ज़्यादा हो या कम हो, रिगार्डलेस, तो आपको अब बोनस अमाउंट कितना मिलेगा ये तो अभी तक बताया नहीं। तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपकी सैलरी 7,000 से कम है, ठीक है, यहाँ पे एक और सी लेंगे, अगर सैलरी 7,000 से कम है, तो जो भी आपका बोनस का परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया है, उसको इनटू करवाएंगे आपके एक्चुअल सैलरी से। ठीक है, और अगर आपकी सैलरी 7,000 से ऊपर है, तो जो आपका परसेंटेज डिसाइड हुआ है बोनस का, वो इनटू करवाएंगे 7,000 से। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको क्लियर करती हूँ, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया हो तो सॉरी। आई थिंक ये कंफ्यूजिंग हो गया। देखिए, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 5,000 है, ठीक है, तो ये वाले केस में आप फॉलो करोगे कि आपकी सैलरी बिलो 7,000 है, तो 5,000 में आपका जो बोनस कैलकुलेट होगा, अगर मान लीजिए आपको बोनस 8.33% मिलना है, तो आपके एक्चुअल सैलरी से होगा कैलकुलेट। ठीक है, आपके एक्चुअल सैलरी से ये कैलकुलेट करेंगे, ये जो इंटू करने पे जो अमाउंट आएगा वो आपका बोनस होगा जो आपको मिलेगा। बट अगर आप मान लीजिए जो आपकी सैलरी है वो है 14,000, ठीक है, तो अब आप तो इस वाले में लाई कर रहे हो, व्हेन सैलरी इज बिलो 7,000, 7,000 से तो ऊपर है आपकी सैलरी,
तो आपका जो बोनस कैलकुलेट होगा ये इस पे नहीं होगा। 14,000 का 8.33% हम नहीं निकालेंगे मिनिमम बोनस, अब हम 7,000 का निकालेंगे। 7,000 का 8.33% निकलेगा, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका बोनस अमाउंट होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जो आपका, मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी 14,000 है और किसी पर्सन की सैलरी 15,000 है और किसी की 18,000 है, और मिनिमम बोनस आपको, आपकी जो कंपनी ने डिसाइड किया है वो आपका 10% डिसाइड किया है कि आपको इस साल 10% बोनस दिया जाएगा हर एक पर्सन को। तो इन तीनों एम्प्लॉय को सेम अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि वो इसमें लाई कर रहे हैं। व्हेन द सैलरी इज अबव 7,000, इसकी भी 7,000 से अबव है, इसकी भी 7,000 से अबव है, इसकी भी 7,000 से अबव है, तो ये जो 10% निकलेगा वो किसका निकलेगा? अब 10% निकलेगा 7,000 का। तो अब 7,000 का 10% जो निकालोगे वो आपकी सैलरी होगी, मतलब 700 रुपये हर एक पर्सन को एज अ बोनस दिया जाएगा। बट अगर सैलरी कम हुई तो आपका जो एक्चुअल सैलरी है 7,000 से उस पे निकाला जाएगा। तो मतलब अगर आपकी सैलरी 2,000 है एक पर्सन की, एक की 3,000 है, एक की 5,000 है, तो ये तीनों सैलरी, तीनों एम्प्लॉय का जो बोनस है वो अलग अलग होगा। क्योंकि इसका आप 2,000 पे निकालोगे, इसका आप 3,000 पे निकालोगे, इसका आप 5,000 पे निकालोगे। 2,000 में आपका आएगा, मान लो 10% निकाल रहे हैं तो 200 रुपये इसको आप दोगे, इसको 300 रुपये दोगे, इसको 500 रुपये दोगे। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ बोनस। अब डिसक्वालीफाई कब आप हो जाते हो कि आपको बोनस मिलना ही नहीं है, इवन आपने 30 दिन आए हो, आपकी सैलरी भी कम है 21,000 से, सब आप लाइबल एलिजिबल हो, बट कब आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा? जब आप फ्रॉड किए होगे, या फिर आप चोरी कर दिए हो, या फिर आप किसी भी तरीके से उस कंपनी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की हो, तो आप सैलरी के, आप बोनस के लिए लाइबल नहीं होते हो, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। अब मोड एंड टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। कब आपको बोनस पे करना है? तो फर्स्ट थिंग, बोनस शुड बी पेड इन कैश। ये कैश पे पेमेंट होता है, एंड विद इन द 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब आपने अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया, उसके उसके 8 महीने के अंदर अंदर आपको बोनस देना हो। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, आपका जो अकाउंटिंग ईयर था वो आपका था अप्रैल में, आपने नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया, 31 मार्च को तो ख़त्म हो गया। तो अप्रैल से 8 मंथ तक आपको उसी के बीच में बोनस पे कर देना है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पे बोनस इज पेबल ओनली एनुअली, और बोनस साल में एक बार दिया जाता है। ऐसा नहीं हर महीने आप बोनस मांग रहे हो अपने एम्प्लॉयर से, तो ये अनएथिकल हो जाएगा। इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि बोनस एक ही बार एनुअली पेमेंट किया जाता है। दैट्स ऑल, इतना इस वीडियो में कंटेंट है। और जितने भी रेस्ट ऑफ इसके टॉपिक बचते हैं, जो आपका हो गया कैलकुलेशन, सेट ऑफ, सेट ऑन, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं इस एक्ट के अंदर, वो अपने लास्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगी, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।